अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ट्रेंड इन सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ये फेडरल की क्लास 12 का चैप्टर 13 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलोचिस्तान के चैप्टर 2 S ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स और सल्फेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी समझ आ जाने चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स की। ठीक है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स ले आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेकर आएंगे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली के नीचे हमने अल्कली मेटल्स लिख दिए, अल्कलाइन के नीचे हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नीचे उनके लिख दिए। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि इनके यहाँ पर अगर हम नाइट्रेट्स लिख दें कि नाइट्रेट्स किस तरह से बनेंगे, तो देखें लिथियम नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 जो होता है वो नाइट्रेट आयन होता है। ठीक है, अगर इनके साथ या नाइट्रेट ग्रुप होता है, हम कहते हैं नाइट्रेट ग्रुप हम कहेंगे बेसिकली। ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप हम इनके साथ लगा दें नाइट्रेट ग्रुप, ठीक है, NO3 ग्रुप जो है, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? इनके रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर अल्कली मेटल के साथ मेटल्स के साथ हम नाइट्रेट ग्रुप लगाएंगे तो वो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स बनेंगे। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ लगाएंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर सबके साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर इनके साथ इनके नाइट्रेट्स लगा दिए। ठीक है, तो इनके हम रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स देख रहे हैं जो कि हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यहाँ मौजूद थी। इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे और नेक्स्ट हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी हम यहाँ पर लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो नाइट्रेट्स होते हैं वो तमाम केटाइंस के लिए, जो तो ऑल केटाइंस हम यहाँ पर लिखेंगे। हम एक सॉल्युबिलिटी रूल देखेंगे कि ऑल केटाइंस होते हैं, जितने भी केटाइंस होते हैं। ठीक है ना, केटाइंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हम कहते हैं आयंस जो होते हैं उनको हम केटाइंस कहते हैं। जिस तरह लिथियम का आयन जो है वो इस नाइट्रेट में लिथियम पॉजिटिव आयन है। ठीक है, और नाइट्रेट जो है वो नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, यानी कि लिथियम जो है वो केटाइन है, सोडियम जो है वो केटाइन है। ठीक है, सोडियम केटाइन आएगा सोडियम नाइट्रेट में, और नाइट्रेट जो है वो एनाइन आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जितने भी केटाइंस है ना, चाहे वो अल्कली मेटल केटाइंस हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल केटाइंस हो, इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक और बात भी लिखेंगे कि जो इनके नाइट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर इनमें से देखें तो बेसिकली इनमें से जो मोस्टली हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑल केटाइंस के जो नाइट्रेट्स हैं, या कुछ जहाँ पे हम लगा देंगे इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस, और हम लिखेंगे वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और इसके अलावा ये कि हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके साथ तो हर एनाइन हर जो ग्रुप लग जाए, इस तरह हाइड्रोक्साइड लगे या इस तरह से, एक्सेप्ट लिथियम हम देखते हैं, लिथियम में हमारे पास थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है। लेकिन उसके अलावा जितने हमारे पास सोडियम ऑनवर्ड जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, इनको हम देखते हैं कि इनके जो केटाइंस होते हैं ना, इनके साथ कोई भी एनाइन लगा हो तो वो यूजुअली हम कहते हैं सॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबिलिटी के हमारे पास रूल्स में से आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पर हमने देखा कि इन सब के जो नाइट्रेट्स है वो सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे और वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। थर्मल मतलब हीट, स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, आया कि हीट प्रोवाइड करने पर डिकम्पोज तो नहीं कर जाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि लिथियम और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स हैं,
ये डिकम्पोज करते हैं हीट पे और क्या बना लेते हैं हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल चले हम लिथियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लिथियम नाइट्रेट हमारे पास फर्स्ट वन है, तो इसकी हम बात करेंगे कि जब ये डिकम्पोज करता है, ये अपने बाकी एलिमेंट्स जो इसके बाकी जो फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी तरह ये उनके नाइट्रेट्स की तरह ये डिकम्पोज नहीं करता है, ठीक है। ये अलग तरीके से करता है, यानी कि इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट इसमें जो है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं एज कम्पेयर टू सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट्स। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनती है, हम प्रोडक्ट देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, Li2O लिथियम ऑक्साइड। और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी कि हमारे पास एक ब्राउन गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, हमने डिटेक्ट कर लिया। और साथ में ऑक्सीजन भी हमारे पास आ जाती है इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होता है और बेसिकली यही हमारे पास डिकम्पोजिशन हुई होती है। यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 2 लगाते हैं ताकि कितने हो जाए ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 हो जाए, तो 6 हो गए। अब अगर यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, ठीक है, तो 4 × 3 12 हो गए, तो इसको हम यहाँ से बैलेंस करेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ देखें नाइट्रोजन 4 हो गया ना, तो यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या ये बैलेंस्ड है, जी बिल्कुल ये हमारे पास है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सीजन देखें ना 2 × 4 हमारे पास 8 हो गए, 9 10 11 12, अब ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके अलावा हमने क्या कहा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी इसी तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। तो इनमें से चले हम फर्स्ट करें, हम ऐसा करते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने उठाया मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो यहाँ से हमने लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट और इसको भी इसी तरह का रिएक्शन शो करना है। किस तरह का कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे बनना चाहिए ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ चले हम पहले इस तरह से लिखते हैं कि पहले इसका ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है, हम NO2 लिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या बनेगी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इसकी एक इक्वेशन नाइट्रोजन की जो इक्वेशन है ये लिख के देख लेते हैं, ठीक है। हमें इसी चीज को रिमूव करके लिखना है ना, नाइट्रोजन हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिखना है, जो चले यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, 3 × 2 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको बैलेंस करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन को हम इवन फॉर्म में लेकर आ सकें। फिर हम ये देखेंगे कि अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगाऊंगी तो मेरे पास फिर ये इक्वेशन क्या बैलेंस होगी, ये बैलेंस नहीं होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4 लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 लगाएं तो देखिए नाइट्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 है ना, इस वजह से। फिर हम देखते हैं कि अब 3 × 2 6 हमारे पास ऑक्सीजन हुए और इंटू 2 यानी 12 हुए, तो 1 2 फिर 8 10 और ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी में। अब हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ बच गए हैं और वो है हमारे पास अल्कली मेटल के नाइट्रेट अदर देन लिथियम, इनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इनकी बात करेंगे तो इनके लिए हम पहले एक जनरल हम देख लेते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर, या जनरल इक्वेशन देख लेते हैं डिकम्पोजिशन के लिए फॉलो होगी। और वो हमारे पास ये है कि देखें, अगर मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स अदर देन लिथियम, तो क्या होता है कि इनके नाइट्रेट्स ये हमारे पास इस तरह से इनके नाइट्रेट आ गए, ठीक है। इनकी डिकम्पोजिशन होगी अपॉन हीटिंग और हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, हम देखते हैं कि नाइट्राइट बनेगा, ठीक है। कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं होती यहाँ पर, बल्कि नाइट्राइट बन जाता है MnO2, ये नाइट्राइट होता है। अभी हमने नाइट्रेट देखे थे ना, और ये है नाइट्राइट, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ये हमारे पास कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुई है, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं कि अगर इसकी एग्जांपल यहाँ पर देख लें, चलें इसको यहाँ से हम रेज करेंगे और हम यहाँ रेज कर दिया हमने, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह सोडियम की चलें एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट लिया मैंने, इसको हमने क्या किया, हीट किया, हीटिंग पे डिकम्पोज हुआ लेकिन कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुई, ठीक है। एम की जगह हमने अब एक स्पेसिफिकली सोडियम ले रहे हैं, सोडियम लिखा, तो हमारे पास सोडियम नाइट्राइट आ गया NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो गई, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ गया।
ठीक है ना। और इसको अगर हम बैलेंस कर लें, चले हम, ये तो जनरल इक्वेशन थी लेकिन चले हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा लेते हैं और यहाँ 2 लगा लेते हैं, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें जो है वो बैलेंस हो गए। और नेक्स्ट इक्वेशन में हम देख लेते हैं सोडियम वाली जो इक्वेशन है, ये बिल्कुल इसी तरह बैलेंस होगी ना, क्योंकि ये बिल्कुल इसी की कॉपी है, हमने जस्ट स्पेसिफिकली एक एलिमेंट ले लिया, एक अल्कली मेटल ले लिया, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ये थर्मल स्टेबिलिटी है, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि ये सारा कुछ किस पे हो रहा है, ये सारा कुछ हमारे पास जो है वो हीटिंग पे हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर डेल्टा का साइन डालेंगे, ठीक है, ये ट्राइंगल होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हीटिंग पे ये डिकम्पोजिशन हमारे पास हुई है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, 2 प्रॉपर्टीज देखी, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी की, किसकी, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स की। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैं। सॉल्युबिलिटी के रूल्स में से एक बात आ जाती है जो कि हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है और वो ये कि अगर हमारे पास जो ये अल्कली मेटल्स के जो केटाइंस होते हैं, अब देखिए यहाँ पर इनके ये जो हमारे पास जो कंपाउंड्स बने हुए हैं इनके केटाइंस है ना, यानी कि सोडियम का आयन होगा, ठीक है, और सल्फेट का -2 आयन होगा, पोटेशियम का आयन होगा और सल्फेट का आयन होगा। ठीक है, ये केटाइन और एनाइन की कॉम्बिनेशंस हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास केटाइंस है यानी कि अल्कली मेटल केटाइंस हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, अदर देन यहाँ पर एक चीज देखेंगे, अदर देन क्या, अदर देन लिथियम, अल्कली मेटल केटाइंस अदर देन एक्सेप्ट हम कहते हैं लिथियम, तो ये क्या होते हैं, ये इनके साथ कोई सा भी हम कहते हैं A9 लग जाए ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर सल्फेट लगा हुआ है, तो वो क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे NeA9 और यहाँ पर सल्फेट है तो इसलिए हम कहते हैं कि सारे सल्फेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, NeA9 अगर इनके साथ लगा हुआ हो तो ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, और इस केस में हमारे पास लिथियम भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर NeA9 की जगह क्या कर दें, यहाँ पर हम कर दें कि इनके सल्फेट्स। ठीक है, तो अगर सल्फेट्स की बात हो रही है तो सल्फेट्स में फिर हम देखते हैं कि लिथियम भी इसमें शामिल हो जाता है और इनके यानी कि अल्कली मेटल्स के जो सल्फेट्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया, ये तो सिंपल था। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स की। इनकी बात करते हैं, इनमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड आ जाता है कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर जो इनकी होती है वो डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसकी भी एक रीजन आ जाती है, इसकी रीजन देखेंगे हम कि क्या होती है। लेकिन अगर इससे पहले हम क्या करें कि इन्हीं को हम यहाँ पर थोड़ा साइड पे करके लिखें, जिस तरह से इधर की जगह हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, ये इधर को ले आते हैं और इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर और इसको भी हम ऐसे करते हैं यहाँ से उठा के, कि हमने ट्रेंड की बात की थी ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर को ले आए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो जो हमारे पास बेरिलियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है, ये हमारे पास फेयरली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनके आगे हम लिख देंगे फेयरली सॉल्युबल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फेयरली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, किसमें, वाटर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम की, ये हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम का सल्फेट मौजूद है, इसकी अगर हम मिसाल लें तो ये हमारे पास अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे देखें ना, तो ये 35.1 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो पर 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर जाता है। ठीक है, ये अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फेयरली सॉल्युबल है, बेरिलियम भी और मैग्नीशियम भी। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि सल्फेट के आयंस जो है वो हमारे पास बड़े बड़े हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो 2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन, सल्फेट का -2 है, A9 तो वैसे ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव हम कहते हैं कि जो ग्रुप से, तो ये जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम का आयन छोटा हो गया, 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम के एटम से मैग्नीशियम का आयन और छोटा हो गया। ठीक है, और हम देखते हैं कि जी 2 पॉजिटिव आयन पे और सल्फेट का जो A9 है वो हमारे पास बड़ा है, तो क्या होता है कि देखिए एक बड़ा सा A9 आ गया। ठीक है, ये, और एक छोटा सा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये केटाइन आ गया। अब ये देखें कि इसका जो न्यूक्लियस है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस को हम किसी और से बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है। अब देखिए ये अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान इतनी नहीं है ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा आ गया। डिस्टेंस ज्यादा आ जाए तो क्या होता है कि अट्रैक्शन इतनी नहीं रहती, और जब साइज इनकी कंपेरेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे कि साइज कंपेरेबल नहीं है। जब साइज कंपेरेबल नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि इनमें इतनी अट्रैक्शन ही नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनमें बॉन्डिंग ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वाटर में जाएंगे, जाके टूट जाएंगे, वाटर में जाके टूटेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हम देखते हैं कि हमारे पास सोलिबिलिटी हो जाती है। ठीक है,
फिर हम देखते हैं कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट हमारे पास स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसके आगे भी चले हम लिख देते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखेंगे स्लाइटली सॉल्युबल। और इसकी रीजन क्या है, अब देखिए फेयरली से स्लाइटली पे आ गया, किस वजह से, क्योंकि देखिए कैल्शियम का हम देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास साइज जो है वो इन केटाइंस का इंक्रीज कर रहा है, तो इसका थोड़ा बहुत साइज जो है वो एज कम्पेयर टू बेरिलियम और मैग्नीशियम के केटाइंस इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, तो डेफिनेटली थोड़ी सी अबिट स्ट्रॉन्गर इसमें जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर बॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होती है कि थोड़ी सी तो बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्गर आ जाएगी, इसकी वजह से वाटर में इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जांपल इसकी ले तो कैल्शियम सल्फेट अगर हम देखें 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना ये डिसॉल्व करता है, तो ये जस्ट 0.21 ग्राम्स जो है वो पर 100 ml में वाटर के पर 100 ml वाटर में डिसॉल्व करता है। ठीक है, अब कहाँ 35 ग्राम्स डिसॉल्व कर रहा है 100 ml में मैग्नीशियम सल्फेट का, और उससे नीचे वाला जो है कैल्शियम सल्फेट उसको हम देखें तो 0.2 ग्राम्स जस्ट जो है वो 100 ml में डिसॉल्व हो रहा है, तो ये अमाउंट काफी कम हो गई ना, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल है। इससे भी नीचे चले जाएं तो स्ट्रोंशियम सल्फेट है, बेरिलियम सल्फेट है। इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हम कहते हैं कि तकरीबन ये इनसॉल्युबल आ जाते हैं, और उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये आ जाती है कि हम कहते हैं जी ऑलमोस्ट, ठीक है ऑलमोस्ट हमने लिखा, चलिए हम ऑलमोस्ट ही लिख देते हैं, चलें हमने लिखा ऑलमोस्ट क्या है ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, हार्डली सॉल्युबल होते होंगे, थोड़ी बहुत थोड़ी अमाउंट सॉल्युबल होती है कि ना होने के बराबर। और इसकी रीजन क्या होती है कि देखिए स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो केटाइंस होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे, A9 भी बड़ा होगा। जब साइज कंपेरेबल हो गया, ठीक है दोनों बड़े बड़ी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, तो वो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है। और जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो हम देखते हैं कि वाटर में जाएगा तो स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी तो वो इतना टूटने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, वो इतने आसानी से टूटेगा नहीं, तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती और ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने सॉल्युबिलिटी किसकी यहाँ पर डिटेल से हमने स्टडी की है, हमने सॉल्युबिलिटी स्टडी की है यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, और अल्कली मेटल के सल्फेट्स की तो हमने देखा ही था कि यहाँ पर कि ये सारे के सारे जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम कुछ थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे यहाँ पर किसको, कैल्शियम सल्फेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर हम देखते हैं, हमने इसकी सॉल्युबिलिटी भी देखी है। अच्छा, यहाँ पर हम इसकी यहाँ पे थोड़ा सा हम इसकी हीटिंग पे देखेंगे क्या होता है, और अगर इसके बारे में देखें तो ये हमारे पास एक वाइट क्रिस्टलाइन रॉक आ जाती है। ठीक है, नेचुरली किस तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है, एज अ वाइट क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल रॉक के तौर पर। ठीक है, क्रिस्टलाइन चले हम लिख देते हैं, और क्या चीज, रॉक के तौर पे ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और फिर हम ये देखते हैं कि इसकी कुछ फॉर्म्स आ जाती है, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, हमने कहा व्हाइट क्रिस्टलाइन रॉक के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा इसकी एक और स्टेट जो कि एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में हम देखेंगे, ये होती है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में क्या होता है, डाईहाइड्रेट। ठीक है, ये नेचुरली जो फॉर्म होती है इसको हम कह देते हैं जिप्सम, इसको हम जिप्सम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको संगमरमर भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एक और फॉर्म आ जाती है, उसके अंदर हमारे पास एक यूनिट के साथ ना, कैल्शियम सल्फेट के एक यूनिट के साथ हमारे पास जस्ट 0.5, या फिर चले हम 0.5 इस तरह लिखते हैं, ये ना इस डॉट के साथ कंफ्यूजन हो, हम इस तरह से लिख देते हैं हाफ वाटर मॉलिक्यूल एक, हम कहते हैं कि कैल्शियम सल्फेट की जो है ये हमारे पास एक मटेरियल होता है जिससे कंस्ट्रक्शन भी की जाती है। ठीक है, और ये इसलिए यूज किया जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग सा मटेरियल बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी हीटिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हीटिंग के बारे में देखेंगे कि जिप्सम जो है ना, इसको हम इसकी कैल्सिनेशन करते हैं, पार्शियल कैल्सिनेशन या पार्शियल हीटिंग होती है इसकी, हम कहेंगे, या पार्शियल डिहाइड्रेशन। बेसिकली हम प्रॉपर वर्ड जिसके होता है ना वो होता है पार्शियल डिहाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे पार्शियल डिहाइड्रेशन करेंगे, और किसकी कर रहे हैं हम, जिप्सम की। ठीक है, पार्शियल डिहाइड्रेशन, पार्शियल का मतलब यानी कि कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी। तो और ये हो किसकी रही, जिप्सम की, ये हमने जिप्सम यहाँ पर लिखा। इसके साथ क्या होगा, हम देखते हैं कि इसको हीट करेंगे। अच्छा, हीट करेंगे किस पे, हम 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में, यानी कि अबव 100 डिग्री सेल्सियस हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ठाक इसकी हीटिंग करते हैं हम, और इसके बाद क्या होता है, इसमें से थोड़ा सा पानी, इसमें से हम देखते हैं कि 75% वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 75% वाटर H2O जो है वो रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, अच्छा, 75% वाटर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 3/4 भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3/4 भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 H2O जो है वो इसमें से रिमूव हो गया। ठीक है,
पार्शियल है ना, कंप्लीट डिहाइड्रेशन तो नहीं हुई है ना, इनकम्प्लीट डिहाइड्रेशन हुई है, तो इस वजह से। और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये हमने फॉर्मूला लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि बीच में, क्योंकि ये हमारे पास जो बेसिकली जो जिप्सम है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और हमारे पास हम कह रहे हैं कि जी 75% वाटर जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने हीटिंग देखी है किसकी, हमने पार्शियल डिहाइड्रेशन या हमने यहाँ पर हीटिंग देख ली है कैल्शियम सल्फेट की, जो कि हमारे पास एक अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट है।